आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, हमारी खबरों को देखा और कीमती कमेंट किए। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित होना चाहिए और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरिता नाम की वो लड़की बहुत मिलनसार होती है, उसके कई दोस्त होते हैं। इसी दोस्ती की वजह से परिवार हमेशा उसके खिलाफ रहा। माता पिता ने उसको बहुत समझाया कि बेटी इस तरह लोगों से दोस्ती करना, लोगों से मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है, इसके गांव वाले क्या सोचते होंगे। लेकिन बेटी हमेशा जो थी अपने माँ बाप की बात को एक कान से सुनती रही और दूसरे कान से निकालती रही। फिर एक दिन तकरीबन सुबह 5:30 बजे बेटी घर से टहलने के लिए निकलती है, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटती। माता पिता इसी इंतजार में रहते हैं कि अभी बेटी कहीं गई होगी घूमने टहलने, वापस आ जाएगी। वो उसी इंतजार में घर में रहते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। लेकिन उसी दरमियान खेतों पर, उनके घर से तकरीबन 200 मीटर दूर खेतों की तरफ जब किसान जा रहे होते हैं तो वही एक खेत के किनारे एक किसान की नज़र पड़ती है कि एक लड़की जो है वो लेटी हुई है। किसान उसके करीब जाकर देखता है तो भाई वो लड़की जो थी बदहवास थी। किसान उसे आवाज़ देता है, लोग जवाब नहीं देते। किसान करीब जाकर देखता है तो लड़की बदहवास होती है। फिर उसके बाद जब उसको पलटता है तो वो देखता है कि यार इसके तो गले से खून निकल रहा है। अब वो किसान डर जाता है, लेकिन उसने तुरंत ही, उस किसान ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को मामले की जानकारी दी। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तो जब लड़की को चेक किया जाता है, लड़की की जांच की जाती है, तो पता चलता है कि उस लड़की की जान जा चुकी है और उसका गला बहुत ही बेरहमी से रेता गया है। किसी धारदार हथियार से गले को काट दिया गया था और उसी से खून निकलने की वजह से लड़की की जान जा चुकी होती है। कुछ देर पुलिस वहीं अपनी तफ्तीश करती है। फिर मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है। फिर गांव वालों के जरिए पुलिस उस लड़की की पहचान करती है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है उस लड़की के घर। लड़की के घर जब पहुंचती है तो पुलिस वाले नॉक करते हैं। सामने दरवाजे पर लड़की के पिता आते हैं। तो पुलिस वाले उनके माता पिता से कहते हैं आपकी बेटी कहाँ है। तो जिस वो कहते हैं कि बेटी सुबह करीबन 5:30 बजे घर से निकली थी टहलने के लिए, अभी तक लौटी नहीं। ये सब पुलिस वाले बताते हैं कि आपकी बेटी क्या कत्ल हो गया है और वो खेत के किनारे पड़ी हुई है। ये बात सुनते ही माता पिता के ऊपर मानो बिजली टूट पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। उन्हें तो समझ ही में नहीं आता ये क्या हो गया। और उसके बाद जब मौके पर जाकर देखते हैं, मौका वारदात पर पहुंचते हैं, तो सामने उनकी बेटी का बेजान जिस्म पड़ा होता है और करीब में ज़मीन पर ठीक काफ़ी खून जो है वो बह चुका होता है। और इसी के बाद ये कांड, जब माता पिता मौके पर पहुंचते हैं और उसी के बाद ये कांड एक नया रुख इख्तियार कर लेता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना प्रयागराज से आई है। यूपी का एक जिला प्रयागराज में थाना पड़ता है घूरपुर और उसी घूरपुर थाने में आता है कांटी गांव में 5 नवंबर की सुबह सरिता नाम की उस लड़की की बेजान जिस्म पड़ा हुआ मिलता है। अब पुलिस जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस जो है माता पिता से इस बारे में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले पिता से पूछती है, भाई क्या करते हैं आप, आपके घर में कौन कौन है, जिस पर वो पिता बताते हैं, यानी कि रमेश सोनकर। सरिता के पिता का नाम रमेश सोनकर होता है। वो बताते हैं पुलिस को, साहब मेरी बेटी जो है वो मेरी बेटियों में इकलौती थी, इसके अलावा मेरा एक बेटा है और हम लोग बेटी को बहुत प्यार करते थे। करीब 5:30 बजे सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, टहलने निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। और ये कहते हुए फूट फूट कर वो रोने लग जाते हैं। पुलिस अब भाई पिता की बात ना माने, पुलिस तो क्या माने, यही हुआ। पुलिस ने पिता से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें जाने दिया और बॉडी को जो है पूरा पंचनामा वगैरह भरकर पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मौके पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। फॉरेंसिक टीम ने भी अपने सबूत वगैरह इकट्ठा करने शुरू करे, जो भी उनको लग सकता था पॉसिबिलिटीज थी वो चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की और डॉग स्क्वाड ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पिता को कुछ पता नहीं है, पिता कुछ जानते नहीं है, गाँव वालों ने कुछ देखा नहीं, तो ये कांड किया किसने, ये पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसमें भी एक खेल हो गया। खेल ये था कि डॉग स्क्वाड की जो टीम मौका वारदात पर जांच कर रही थी, जो खोजी कुत्ते वहां मौजूद थे, वो बार बार लड़की के घर पर ही जाकर रुक रहे थे। जब वो लड़की घर पर जाकर रुके तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए। पुलिस टीम ने सोचा कि शायद हो सकता है भाई जानवर हैं, पशु हैं, उनसे भी कोई गलती हो रही होगी। एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराया गया
उनको फिर से वापस उन डॉग्स को मौका वारदात पर ले जाया गया और उसके बाद फिर से वो डॉग्स एक बार फिर से वहीं पर उस राउंड करके वापस वो आ जाते हैं लड़की के घर पर। अब वो लड़की के घर के इर्द गिर्द वो घूमने लग जाते हैं। अब इस चीज़ को देखकर जो है पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है, कहीं कोई तो राज है, पुलिस को लगता है कोई तो राज है जिसकी पर्देदारी चल रही है। अब पुलिस ने क्या किया कि सबसे पहले एक तो बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जा ही चुकी थी, पुलिस ने जो है लड़की के भाई को थाने तलब कर लिया पूछताछ के लिए। पहले तो वो पुलिस से बताता रहा, साहब मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बहन सुबह गई थी, फिर उसके बाद इस तरह बॉडी मिली, आपने हमें बताया, मुझे माता पिता ने बताया, और फिर तमाम तरह की चीज़ें जो था वही वो रिपीट करता रहा। फिर पुलिस ने जब साइकोलॉजिकल तौर पर उससे पूछताछ की, उस पर दबाव बनाया, उसको डर दिखाया, तो वो टूट गया। फिर उसने भाई इतना बताया कि साहब मैंने माँ पापा को मना किया था कि आप ये सब मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपने काम से काम रखा कर, तुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और ये कहते हुए लड़का एक बार फिर रोने लग जाता है। अब पुलिस को ये तो क्लियर हो गया है कि इस कांड में परिवार का हाथ है, लेकिन जिससे पहले कि पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ करती, उससे पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि जिस वक्त लड़की की बॉडी मिली थी उससे कई घंटे पहले उसकी जान जा चुकी थी, और उसकी जो जान गई वो गला रेतने की वजह से गई, प्लस उसके पेट में अधपचा चावल था। अधपचा चावल यानी रात में लड़की ने खाना खाया और रात में ये कांड हुआ, जबकि माता पिता ने बताया कि बेटी सुबह 5:30 बजे घर से निकली। अगर कोई रात में खाना खाकर सो जाता है और सुबह 5:30 बजे उठता है तो ऐसे में उसका खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बॉडी से जो भी खाना मिला, जो चावल मिला, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इससे ये कहीं ना कहीं ये संशय पैदा हो गया कि ये कांड आधी रात में हुआ है। अब सवाल ये था कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। पुलिस ने तुरंत ही सरिता के पिता रमेश सोनकर को तलब कर लिया। रमेश सोनकर थाने पहुंचते हैं, पुलिस जो है सवाल शुरू करती है अपने। पुलिस वालों ने सीधा सवाल दागा, क्यों भाई, क्यों मारा तुमने अपनी बेटी को? अब पुलिस वालों के मुंह से ये बात सुननी थी, रमेश सोनकर फैल गया। रमेश सोनकर ने कहा नहीं साहब मैंने तो नहीं मारा, मैं तो जानता ही नहीं, मेरी बेटी सुबह 5:30 बजे की। उन्होंने फिर वही रील, जो पुरानी रील थी वही चला दी। मैं 5:30 बजे बेटी घर से टहलने निकली, फिर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे, फिर हम इंतजार करते, हमको लगा कि बेटी यहाँ चली गई होगी, वो टहलने गई होगी। उसके बाद पुलिस आकर हमको खबर देती कि मेरी बेटी की जान चली गई, फिर हमने जाके बॉडी देखा। तमाम तरह की वही कहानी जो पहले थी वो वापस इन्होंने रिपीट कर दी, फिर वही रील रिपीट कर दी। पुलिस वालों का देखिए ये तो मैं जानता हूँ, अब वो बताओ जो हम नहीं जानते। जिस पर जो है वो फिर से शेरों कहानियां सुनाने लग गए, पुलिस वालों को इधर उधर की बातों में टहलाने लगा रमेश सोनकर। साहब मैं नहीं जानता, मुझ पर नाजायज़ दबाव बना रहे हैं और मैं क्यों भला अपनी बेटी को मारूंगा। उसके बाद पुलिस ने जो है उसके बेटे का जो रिकॉर्डेड बयान था वो दिखाया, और साथ ही जो पीएम रिपोर्ट थी, पीएम में जो बात सामने आई थी कि इतने घंटे पहले ये कांड हो गया, 5:30 बजे तुम बता, जबकि रात में कांड हो चुका। तमाम तरह के जब साक्ष्य पेश किए तो रमेश सोनकर को ये समझ में आ गया कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है और मेरा राज जो है पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है। उसके बाद रमेश सोनकर ने अपनी जुबान खोली और वो राज खोले, यकीन जानिए पुलिस वालों के ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश ने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी जो थी वो कई लड़कों से बात करती थी, उसके कई लड़कों के साथ रिश्ते थे, और पिछले साल करीब 1 से 1.5 साल पहले की बात है, वो गर्भवती भी हो गई थी। उसने किसी के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए थे, शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वो गर्भवती भी हुई थी और उसका गर्भपात कराना पड़ा, जिसके बाद हम लोग की काफ़ी बदनामी हुई। गर्भपात कराने के बाद हमने बेटी को समझाने की भी तमाम कोशिशें की, बेटी को समझाया कि बेटी देखो सरिता ये गलत है, जो तुम कर रही हो ये सरासर गलत है, इससे कितनी बदनामी हमारी होती है, इस तरह लोगों से, लड़कों से मिलना और इस तरह रिश्ते बनाना ये अच्छी बात नहीं है। और गर्भपात कराने के बाद मतलब ये बात खुल चुकी है ख़ानदान में, तुम्हारी शादी कैसे होगी, कितनी बदनामी हमारी समाज में हो रही है। बेटी ने बात तो सारी सुनी लेकिन उस पर अमल नहीं किया। आगे रमेश ने बताया कि हमने उसे समझाने के लिहाज से, बातचीत से भी समझाया और कई बार गुस्से मैंने उसको पीटा भी, लेकिन सरिता मानी नहीं। वो लगातार अपनी हरकतों पर जारी रही, वो लड़कों से मिलती रही, घूमती फिरती रही, फ़ोन वगैरह पर बात करती रही। और जब मुझे ये लगा कि अब
ये सुधरेगी नहीं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल चुकी है, तब जाके मैंने ये प्लान बनाया कि अब इसे जो है दुनिया से भेजना ही होगा। अब इसे ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। जब इसे हमारे इज्जत का, हमारे सम्मान का कोई ख्याल नहीं, तो हमें अब इसको इस दुनिया में जीने का भी हक नहीं है। और इसी के बाद मैंने प्लान बनाया। 5 नवंबर को जब बेटी रात में खाना खा रही थी तो मैंने अपनी पत्नी के ज़रिए, पत्नी संतोष सोनकर के ज़रिए खाने में नींद की गोलियां मिलवा दी। नी को खाना खाने के बाद बेटी सरिता को नींद आ गई। वो कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई रात में, तो हम उसको चुपचाप खेत के किनारे ले गए और वहाँ ले जाकर मैंने अपने हाथों से उसका गला रेता, उसके गले को काटा और उसके गले से खून निकलने लगा। जिस वक्त मैं ये कांड कर रहा था उस वक्त मेरी पत्नी संतोष वहीं मौके पर मौजूद थी और उसके सामने ये हुआ। जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि अब ये लड़की बचेगी नहीं, मैंने इसका पूरी तरह गला काट दिया है। उसके बाद हम और मेरी पत्नी उसे वहाँ छोड़कर, बेटी को वहाँ छोड़कर हम लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग चुपचाप घर में आकर सो गए और फिर सुबह मौके पर किसानों को वो मिलता है, वो बेजान लाश बेटी की मिलती है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, फिर तमाम तरह की चीज़ें, फिर हमें जानकारी मिलती है और उसके बाद हम अपना रोने वगैरह का नाटक शुरू कर देते हैं, ताकि हमको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो है अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सुराग जरूर छोड़ता है और पुलिस उसी सुराग के जरिए उस तक पहुंच जाती। इस कांड में बिल्कुल वही हुआ। एक मामूली सी गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से रमेश, उसकी पत्नी, दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात तो ये है कि एक झूठी शान के लिए जिस तरह सरिता की जान ली गई, वो सरासर गलत है। और भी तरीके थे बेटी को समझाने के, बेटी पर कंट्रोल करने के, और उसकी अपनी ज़िंदगी थी, वो जैसे जीना चाहे वो जी सकती थी। लेकिन उसके माता पिता ने झूठी शान, झूठी इज्जत के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी, उसकी जान ले ली। ये सरासर गलत है। इन चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए, हमारे समाज को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब उन सभी दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उनको सराहा और उन्होंने हमारी टीम का हौसला अफजाई की। सबसे पहला नाम बहराइच ज़िले से आज़ाद अहमद का है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर नाम आता है सिराज अहमद का, ये भी बहराइच ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद कानपुर से निखिल शुक्ला हैं, दिल्ली से राधे गुप्ता हैं, दिल्ली से ही हमारे सीनियर पत्रकार हैं जो साथी जुड़े हुए हैं, उनका नाम मनोज एटलस है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अगला नाम आता है कुलदीप द्विवेदी का। कुलदीप द्विवेदी बांदा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी एक पत्रकार हैं और ये भी अक्सर हमारे शोज़ को देखकर अपनी राय रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।